हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाई के ऊपर। तो आज का अपना सेशन है। फिर से आज अपन लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी को ही देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ पीवाई क्यूज थे, एमसीक्यूज थे जो मैंने पीडीएफ बनाई थी उसमें रह गए थे। तो सोचा आज इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको करेंगे। तो आज का अपना सेशन शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहले नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आंसर आप लोग कमेंट में बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। आरोही में लगाना है, छोटे से बड़े में चलना है। Arrange the following state of India ascending order with respect to density of population। जनसंख्या घनत्व पर निकालना है आप लोगों को। घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर के दायरे में जो जनसंख्या निवास कर रही होती है वही आप लोगों का जनसंख्या घनत्व होता है। एज पर 2011 सेंसस, राजस्थान, उड़ीसा, केरल एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी डी सी, बी ए सी डी, सी डी बी ए और बी सी डी ए। तो अब इनको आप लोग लगाइए, कितना है यहाँ पे, किसका घनत्व कितना है। तो चलिए, अगर बात करें अपन लोग जनसंख्या घनत्व की, तो जो राजस्थान है इसका जनसंख्या घनत्व आप लोग को पता होगा, छोटे से बड़े में चलना है, 200 व्यक्ति, ठीक है। 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा का अगर बात करें तो यहाँ का 270 है। केरल की बात करेंगे तो केरल का 829 है, काफी ज्यादा है। और जो केरल है ना, हाँ ठीक है, केरल का 829 हो जाएगा। और जो आपका यूपी है, यूपी का भैया यहाँ पे 860 है। यहाँ पे भी घनी आबादी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा गंगा मैया है, नदियां हैं, नदियों के पास में क्या होता है? उपजाऊ मैदान होता है। उपजाऊ मैदान जहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है? जनसंख्या निवास ज्यादा करती है, अच्छी जलवायु मिलती है, उनको खाने पीने के लिए साधन भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए बी डी सी होगा यहाँ पे, ठीक है, डी एंड सी। ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको देख लीजिए। फर्स्ट देखें तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार में है, राज्य यहाँ पे दिए गए, राजस्थान का 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, उड़ीसा का 270 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का 829, केरल का 860, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा के उपयोग से महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको भी देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या होता है? जनसंख्या एवं धरातल के अनुपात से, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो रहने वाली जनसंख्या होती है उसी को अपन लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गणितीय जनसंख्या घनत्व होता है। इसमें देखा जाता है कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल में विभाजित किया जाता है। इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो जो आपका गणितीय घनत्व होगा, यानी कि कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का फिजियोलॉजिकल घनत्व होगा। इसमें कुल कृषि भूमि, ठीक है, जो आपकी कृषित भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है, उससे जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। फिजियोलॉजिकल को ही आप लोग कायिक घनत्व बोला जाता है। कायिक घनत्व 2 से 3 बार अभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कायिक घनत्व क्या होता है? टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या अपॉन जो आपका कृषित क्षेत्र होता है जहां पर आप लोग खेती करते हैं। तीसरा आपका कृषि घनत्व, तो यानी कि जो कृषि में संलग्न जनसंख्या होती है, कृषि में कितनी जनसंख्या कार्य कर रही है तथा कुल कृषि क्षेत्र से इसको विभाजित किया जाता है। कृषि घनत्व, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कृषि में संलग्न जनसंख्या, कृषि में जो जितने भी लोग हैं, जैसे आप अपने गांव में देखिए कितने लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर, कितने लोग खेती पर निर्भर हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का कृषि घनत्व निकाला जाता है। कृषि में संलग्न जनसंख्या अपॉन कृषि क्षेत्र। आर्थिक घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 100 जनसंख्या होती है, मतलब 100% में, अपॉन उत्पादन का सूचकांक निकाला जाता है। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व देखा जाए ओवरऑल इंडिया का, तो वो इंडिया का कितना हो जाएगा? 382 है, 382 है, जो कि 2011 के अनुसार है। 2021 का डेटा नहीं आया, तो अभी अपन लोग जो डेटा पढ़ रहे हैं 2011 का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है।
आगे और भी यहाँ पे दिए गए हैं, शीर्ष 5 जन घनत्व वाले राज्य यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। बिहार का सबसे ज्यादा है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। काफी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, वो भी तब जब यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में निवास कर रही है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है 1028, केरल का 807 है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे 829 है, हरियाणा का 573 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप लोगों का 3 नंबर पर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं, कितने? 1 किलोमीटर के अंदर। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर के 17 रह रहे हैं तो आगे 1 किलोमीटर में 17 रहेंगे, ये एक एवरेज निकाला जाता है पूरे राज्य को लेकर के। मिजोरम में 52 है, सिक्किम का 86 है, नागालैंड का 119 है, 119 नागालैंड का हो जाएगा। ठीक है, 1911 से लेकर के 21 के दशक में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, -1.2 की हुई थी। ध्यातव्य है कि यदि 1911 को छोड़ दिया जाए तो भारत में जो जन घनत्व हुआ है उसमें लगातार अभी तक वृद्धि ही देखी गई है। इंसान जो जनसंख्या है वो डायरेक्ट बढ़ ही रही है, अभी उसमें कहीं भी आप लोगों को कमी नहीं देखी गई है। अब शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश, अपने ऊपर जो देखा था वो क्या था? राज्य थे। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें आप लोगों का दिल्ली को देखिए। दिल्ली में कितना है? 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में 9,258, पुदुचेरी में 2,547, दमनदीप में 2,191, लक्षद्वीप में 2,149। इनको भी आप लोग याद रखिएगा, यहां से आप लोगों से एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन से आप लोगों को इस डेटा में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में रह रही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोमोडिक ट्राइब्स लिव्स इन नॉर्दर्न फिनलैंड? युकागीर, लेप्स, बार्लपिरी या फिर आपकी किर्गिज? कौन सी जनजाति रह रही है? आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए, जो आपकी जनजाति है वो कहाँ पर रह रही है? उत्तरी फिनलैंड की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो जनजाति जानी जाती है वो आपकी लेप्स है। ठीक है, जो लेप्स जनजाति है ये कहाँ पे रह रही है? उत्तरी फिनलैंड में रह रही है। डी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जो लेप्स जनजाति है ये एक निवास करती है उत्तरी फिनलैंड में। लेप्स यूरोपीय टुंड्रा में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। इसके आवास को सिजदा कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो सिजदा क्या होता है? लेप्स जनजाति का आवास जो होता है इसको अपन लोग सिजदा कहते हैं। खानाबदोश जनजाति या फिर इनको घुमंतु यायावर जनजाति ऐसे समुदाय हैं जो एक स्थान से स्थायी रूप से बसने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उनकी संस्कृति होती है, उन खाने पीने की चीजें उनको मतलब एक स्थान से जब खत्म हो जाती है तो वो दूसरे स्थान चले जाता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब मौसम परिवर्तन होता है, उसके अनुसार भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो तिब्बतीय लोग आते हैं, आप सभी के शहर में तिब्बत मार्केट लगता होगा जब सर्दियों का मौसम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो लोग जब वहां पे बर्फ पड़ने लगती है तो वो अन्य जो शहरों को चले जाते हैं। जैसे हमारे आगरा में घर के बगल में ही लगता है तिब्बतन मार्केट, तो वहां पे वो अपना स्वेटर वेटर बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनका क्या है, सर्दियां पड़ने लगती है, सर्दियों में बर्फ जमने लगती है, तो वो इस स्थान को छोड़ करके यहाँ पे आ जाते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, कई संस्कृतियां पारंपरिक रूप से जो होती हैं वो खानाबदोश होती हैं। इन जनजातियों में मशाई है, बेडोइन है, तुरेग है, किर्गिज, कजाक, बुस्मीन, कोची, नुकाक, इनुइट, हुंज, रोमा, पिग्मी, यानोमनी, सर्माटियंस, बर्बर, मग्या, ये सभी क्या हो जाएंगे आप लोगों की खानाबदोश जनजाति हैं। खानाबदोश दो अलग अलग समूह बनाते हैं जिनको तुर्किक और मंगोलियाई कहते हैं। ठीक है, खानाबदोश के भी 2 समूह हो गए, दोनों समूहों के आप लोग याद रखिएगा। तुर्किक हो जाएगा, दूसरा आप लोगों के मंगोलियाई हो जाएगा। आगे देखिए, युकागिर क्या है, इनको देख लीजिए। युकागिर जो है साइबेरिया में निवास करती है। युकागिर को पारंपरिक रूप से पोलियो साइबेरियाई भाषाओं की कैटचिल श्रेणी में कई भाषाओं के साथ साथ सामूहिकृत किया गया है, जो कि आनुवांशिक रूप से संबंधित या फिर संरचनात्मक रूप से समान नहीं होती है। ये क्या है? इनको भी कई श्रेणी में इनको विभाजित किया गया है, जो कि आनुवांशिक रूप से भी अलग होती है, उनका जो वंशानुगत रूप होता है उससे भी अलग है, और उनकी जो संरचना स्ट्रक्चर होता है उससे भी वो लोग अलग होते हैं। हाल ही में युकागिर है, इनको यूरालिक भाषा परिवार का
दूर का रिश्तेदार माना गया है, ठीक है, पास का रिश्तेदार नहीं, जो दूर का रिश्तेदार होता है जिनको अपन लोग नहीं जानते हैं, वो माना गया है। बर्लपरी या फिर आपका बारलपीरी, ये जनजाति आपको मध्य ऑस्ट्रेलिया और जो आपका एलिस स्प्रिंग है इसके उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिलती है। तनामी रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे लगभग 3000 बार्लीपुरी लोगों के द्वारा बोली जाती है ये, और भाषा भी है, ठीक है। किर्गिज देखिए, तो किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषी जनजाति है, ठीक है, कैसी है, तुर्की भाषी है, रहती कहाँ पे है, मध्य एशिया में है। किर्गिज लोग जो होते हैं मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं। हालांकि कुछ किर्गिज समुदाय के पड़ोसी देशों में भी मिलते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। चीन में भी आप लोगों को किर्गिज देखने को मिल जाएंगे। ताजिकिस्तान में भी, और अफगानिस्तान और रूस, यहाँ पे आप लोगों को किर्गिज लोग देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लंबी अवधि उद्देश्य में स्थिरीकरण को बस तक प्राप्त करना था, यानी कि द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ऑफ इंडिया वाज टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजमेंट बाय द ईयर, यानी कि जो 2000 जनसंख्या नीति आई थी उसमें एक अवधि मानी गई थी कि यहाँ तक अपन लोग जो जनसंख्या है उस ईयर तक अपन लोग जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे। तो वो कौन सी सन थी, 2045 थी, 2030 थी, 2075 थी, या फिर 2047 थी। तो देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या स्थिरीकरण का उद्देश्य जो रखा गया है 2045 तक रखा गया है। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे ये करेक्ट हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनईपी अपन लोग बोलते हैं, एनपीपी, 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना था। नीति का लक्ष्य जो था 2010 तक कुल प्रजनन दर, जो आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट होती है, इसको प्रतिस्थापन स्तर तक लाना था। जनसंख्या को एक स्तर पर विनियमित करने की आवश्यकता है जो कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, यानी कि अपन लोगों को क्या करना है, इनका मतलब इनडायरेक्टली जनसंख्या को कंट्रोल करना है, उसको बढ़ने से रोकना है। तो ये क्या करेगा, अपन लोगों को आर्थिक सुख भी देगा, सामाजिक भी देगा, साथ में आपको पर्यावरणीय जो दोहन हो रहा है उससे भी अपन लोग बचेंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे अपन लोगों को बढ़ावा देना है और उसकी रक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी 2000 का तात्कालिक उद्देश्य देखिए, तो यहाँ पे क्या है, जैसे पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, आप लोग गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनका यूज कर सकते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य कर्मियों की अधूरी जरूरतों को संबोधित करना था। इन सभी को क्या करना था, इनको बढ़ावा देना था कि इस सभी का अगर आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका यूज करोगे, स्वास्थ्य कर्मियों की जो अधूरी जरूरतें हैं उनको संबोधित करेंगे, यानी कि जो अधूरी अधूरी काम है, उनकी जो बीमारियां हैं उनको अगर आप लोग लाभ पहुंचाओगे, ये भी क्या है, उनका उद्देश्य रखा गया था। नीति में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें 30 से भी कम मृत्यु हो, ये भी उद्देश्य रखा गया था। आगे देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का मानना है कि 2045 में जनसंख्या स्थिरीकरण 145 करोड़ तक लोगों तक 2060 के आसपास में 165 करोड़ लोगों तक लक्ष्य पहुंच जाएगा, यानी कि जो स्थिरीकरण रखा गया था 2045 तक 145 करोड़ लोग पहुंचेंगे, यानी कि अपनी जो इंडिया है इसकी जनसंख्या 145 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अगर अभी जनगणना हो जाए ना, और शायद हुई भी है, एक डेटा मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें अभी जो अपनी 141 के पार तो पहुंच चुकी है जनसंख्या। जनसंख्या स्थिरीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन होने की संभावना है। 2050 में ये 1.64 बिलियन हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जो भारत है चीन को पीछे छोड़ देगा, सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा ये, जो संयुक्त राष्ट्र है इसके द्वारा कहा गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए वैश्विक सतह क्षेत्र के केवल 2.45% और 4% जल संसाधन के साथ में भारत जो है दुनिया की 16% आबादी की मेजबानी कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए, अपना ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के पास में जो 100% जमीन विश्व में से कितनी है, 2
2.45% है। ठीक है, ये तो जमीन है इसके पास में। पानी अगर देखा जाए तो 100 में से 4% इसके पास में पीने का पानी है। अगर दुनिया में, यहाँ पे पूरे विश्व में आबादी देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए, तो वो इसके पास में काफी ज्यादा है, 16% है। कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर जनसंख्या विस्फोट बहस सब छिड़ गई है, जब हालिया पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन में अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने और संसाधन संकट पैदा करने में मानववादी की भूमिका की ओर इशारा किया गया था। ठीक है, ये सभी अभी चल रहा है ग्लोबल में, कि कैसे भी जनसंख्या विस्फोट होने से बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, जिसमें अपन लोग यूज कर सकते हैं, कई सारी प्लानिंग चल रही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे एल्बर्थ किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। एल्बर्थ इज नोन फॉर विच कॉन्सेप्ट, प्रधान नगर, प्राइमेट सिटी, या फिर आपके ग्रामीण शहरी सांतत्य, रूरल अर्बन कंटिन्यूअम, केंद्रीय स्थल सेंट्रल प्लेस, सन्नगर कोनावेशन। तो जो एल्बर्थ है वो किसके लिए जाने जाते हैं, बताइए आप लोग, आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए, जो एल्बर्थ है ये जाने जाते हैं आप लोगों के ग्रामीण शहरी सांतत्य, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूअम। ठीक है, चलिए इसकी देख लेते हैं व्याख्या। लुई विर्थ इसका पूरा नाम है। ये क्या है, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के सदस्य रहे थे। इनकी रुचि में शहरी जीवन, अल्पसंख्यक, समूह व्यवहार और जनसंचार माध्यम में शामिल थे। उन्हें अग्रणी शहर समाजशास्त्रियों के, इनको जो माना जाता था, अच्छे खासे जाने माने समाजशास्त्रियों को माना जाता था। और ये क्या थे, इंटरनेशनल सोशियोलॉजी एसोसिएशन 1949 से लेकर के 1992 के पहले अध्यक्ष रहे थे। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन 1947 के 37वें अध्यक्ष भी रहे थे। ये इनकी कुछ इनके खुद की पर्सनल जानकारी है, वो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए। इन्होंने क्या किया था, शहरी स्थान के सामाजिक सिद्धांतों में विर्थ का प्रमुख योगदान आता है, जो कि क्लांत निबंध था। इन्होंने एक निबंध लिखा था, शहरीकरण एक जीवन शैली के रूप में। ठीक है, ये इनका निबंध याद रखना, जो कि 1938 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। इस निबंध में बिर्थ ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए आदर्श प्रकार की बेवर की धारणा का उपयोग किया था। इसको याद रखिएगा, इन्होंने किसकी धारणा का इसमें उपयोग किया था, अल्फ्रेड बेवर की धारणा का इन्होंने इसमें उपयोग किया था। एक सातत्य के विपरीत छोर पर दो अलग अलग प्रकार के समुदाय का इन्होंने गठन किया था। बोला एक ही सातत्य पर ये आपका शहर हो जाएगा, ये आपका गांव हो जाएगा। इनके क्या होते हैं, समुदाय बिल्कुल विपरीत होते हैं। यहाँ पे शहर है तो यहाँ पे बिल्कुल गांव हो जाएगा, विपरीत छोर पर उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामीण शहरी सातत्य, इसकी अवधारणा देखिए। अमेरिकी मानवविज्ञानी रॉबर्ट रेडफील्ड, इनके द्वारा मैक्सिकन शहर तपोजुलिन इनके अध्ययन पर आधारित है। यानी कि जो आपका ग्रामीण शहरी सांतत्य है, इसकी अवधारणा दी थी रेडफील्ड, और साथ में उन्होंने भी दी थी। और जो शहर है, इसको नाम याद रखना, तपोजुलिन, इसका अध्ययन किया था। अपने अध्ययन में उन्होंने पारंपरिक लोक समाज और शहरी समाज की व्याख्या की थी। उनका विचार है कि ऐसा कोई स्पष्ट बिंदु नहीं है जो कि ग्रामीण और शहरी अंतर को पूरी तरह से समझा जा सके। यानी कि उन्होंने एक ऐसा ही कोई मेन पॉइंट नहीं बताया कि यहाँ पे जो आपका गांव है, यहाँ पे ट्रेन नहीं चल सकती, यहाँ पे शहर है तो यहाँ पे ट्रेन चलेगी, या फिर आपका जो कुछ भी है, एक ऐसा कोई मेन पॉइंट नहीं बताया कि आपका शहर इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, गांव बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास का जो प्रसार है, लोगों को हर वर्ग तक होने के साथ साथ ही औद्योगिक शहरी केंद्रों से लेकर गांव तक बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा, इसका अपन लोग प्रसार करेंगे, फैलाव करेंगे, औद्योगिक व्यवस्था करेंगे, तो वो शहरी केंद्रों में भी होगी, उसके साथ साथ में वो गांव तक भी पहुंचेगी। तो गांव अलग नहीं है शहर से, जो कि ग्रामीण शहरी सातत्य का प्रतीक बन जाता है। यानी कि इससे क्या होता है, एक सातत्य बनता है कि गांव और जो शहर है वो मिक्स है, मिले हुए हैं, उन बिल्कुल अलग नहीं है। आधुनिक औद्योगिक विशेषताओं ने ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच के अंतर को लगातार कम कर दिया है। इसलिए अब दोनों के बीच में विभाजन की कोई भी रेखा साफ नजर नहीं आती है। यानी कि जो अभी विशेषताएं चल रही हैं, जो आधुनिक आप लोगों को देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था है, जो शहर में है वो गांव में भी है। और जो आप लोगों के स्कूल है, अभी आप लोगों को देखने चल रहा होगा, गांव में भी इंटरनेशनल स्कूल खुलने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूल अब गांव में भी होने लग गए हैं। पहले तो क्या था, सरकारी स्कूल थे जिनमें टीचर पढ़ाते नहीं थे। हम लोग पढ़े हैं सरकारी में, जिसमें हम जाते थे, सिर्फ जो खाना मिलता था उसको खाया,
और अपना घर पे आ जाते थे। बस यही काम था हमारा, खेल कूद के कभी कभी इंटरवल से भी अपना बस्ता जो था फेंक करके बाहर और अपना घर पे भाग जाते थे। तो ये क्या था, गांव का जीवन था। जब हम शहर में आए तो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था कि हाँ, पूरा जब छुट्टी होगी तभी हमें घर जाने दिया जाएगा, रो करके स्कूल जाना, बहुत सारी कहानियां हैं स्कूल की। तो वो क्या था, हमें तब अंतर देखने को मिला था। लेकिन अगर हम अभी जाएं, अभी भी हमारे गांव में जो चाचा के बच्चे हैं, वो अब जैसे शहर में स्कूल जाते थे ना, कि उनको बस लेने आ रही है स्कूल में, वो इस तरीके से जैसे यहाँ पे टाई बेल्ट बच्चे ड्रेस पहन करके एक बस्ता अच्छा सुंदर सा लेकर के पूरा सिलेबस इनके पास में होता था, जैसे शहर में होता है वैसे ये भी गांव में है। और गांव में भी क्या है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक सातत्य है कि जैसा जीवन आप लोगों ने 4 साल पहले शहर में देखा था, वैसा ही जीवन अब आप लोगों को गांव में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि गांव और शहर बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं। कोई भी आप लोगों को विभाजन की रेखा यहाँ पे साफ से नजर नहीं आती है। गांव में भी देखोगे आप लोग, पक्की सड़कें बनने लगी हैं, आरसीसी रोड्स बनने लगे हैं। अगर मकान भी देखोगे आप लोग, तो मकान बिल्कुल पक्के मकान हो गए हैं, टाइल्स है। वहां पे भी आप लोगों को इन्वर्टर्स की सुविधा देखने को मिल जाएगी। गांव में भी आप लोगों को समरसेबल मोटर वगैरह जो लगता है, वो भी सुविधा आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो शहर में मिलती थी। नल सुविधा जो आप टंकी फिटिंग आप लोगों ने शहर में देखी थी, वो आप लोगों को गांव में देखने को मिल जाएगी। चिकित्सीय सुविधा भी अब आप लोगों को गांव में देखने को मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर्स भी खुलने लग गए हैं, जो आपको गांव में, शहरों में दुकानों पर जाना पड़ता था परचून का सामान लेने, वो आप लोगों को गांव में भी मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक सातत्य को दिखा रहा है कि हाँ, जैसा जीवन आप लोगों को शहर में मिल रहा है, उससे मिला जुला जीवन आप लोगों को गांव में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी विभाजन की रेखा नजर नहीं आएगी। ग्रामीण और शहरी दोनों समाज के मिश्रण के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़िए, प्रधान नगर की संकल्पना, जो दूसरा आप लोगों को ऑप्शन दिया था, किसी देश या फिर प्रदेश के बृहत्तम नगर को प्रधान नगर या फिर प्राथमिक नगर के रूप में जाना जाता है। जैसे आप लोग कोई देश है, जहाँ पे एक मेन जो शहर होता है, सबसे बड़ा जो सिटी होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और वहां पे सभी सुविधाएं आप लोगों को, जैसे मतलब गांव से बहुत ज्यादा बेहतर है। आपका जो और पास का एरिया है, उससे भी बहुत ज्यादा बेहतर है। वहां पे आप लोगों को औद्योगिक भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा आप लोगों को, साथ में रोजगार के सभी अवसर आप लोगों को मिल जाएंगे, चिकित्सीय मिल जाएगा आप लोगों को, और साथ में जो आपकी एजुकेशन सुविधा होती है, मतलब कोई भी आप लोगों को कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो वो आपका क्या होता है, एक प्राइमरी सिटी होता है, प्रधान नगर होता है। यह नगर सामान्यतः व्यापार, राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाओं का प्रमुख केंद्र होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को सभी सुविधाएं, सभी क्रियाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहां पे आप लोगों का कोर्ट भी होगा, पुलिस स्टेशन भी होगा, थाना वगैरह सब चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और साथ में बड़े बड़े मंदिर वगैरह, और साथ किले विले जो आपको घूमने की सुविधाएं वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, जहां पे आपको सब चीजें देखने को मिल जाए, वो आपका प्रधान नगर होता है, प्राइमेरी सिटी होती है। सर्वप्रथम 1939 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था मार्क जेफरसन। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, प्रधान नगर का नियम। ठीक है, ये पूछा गया था, जिसके अनुसार किसी देश में जब कोई नगर एक बार अन्य नगरों में बृहत्तम बन जाए, यानी कि जो आपके और पास के नगर हैं, ये छोटे छोटे नगर हैं, इनमें कोई एक बड़ा नगर फेमस हो गया, तो वो क्या हो जाता है, आप लोगों का प्रधान नगर हो जाता है। उसका विकास तीव्रतर गति से होता है। भविष्य में उसकी जो प्रमुखता है, श्रेष्ठता कायम रहती है, यानी कि वो बना ही रहता है। जैसे आप लोग अभी दिल्ली को ही मान लीजिए, मुंबई को मान लीजिए, आपका प्रधान नगर है। वहां पे आप लोग को सभी सेलिब्रिटीज देखने को मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं वो आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्र स्थल की संकल्पना। केंद्र स्थल क्या होता है, किसी प्रदेश के अधिवासियों के वितरण में उनके अधिवास को केंद्र स्थल माना जाता है। जैसे आपका कोई एक केंद्रीय स्थल हो गया, यहाँ पे छोटा बड़ा इस तरीके से जो बनता है, यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे सभी सुविधाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये आपका केंद्र स्थल होता है। जो अपने चारों ओर स्थित परिक्षेत्र, यानी कि सहायक या फिर पूरक को आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है, उसको आप लोग केंद्र स्थल कहते हैं। आप लोग जिस गांव में जहां भी रहते होंगे, गांव में कोई कमी आपको लगती होगी, तो आपके जो पास का मार्केट होगा, जो आपका टाउन एरिया होगा, आप लोग वहां पे जाते होंगे। ठीक है, वहां से आप लोग इस जो कमी आप लोगों को गांव में लग रही है, उसको पूरी करके लेकर के आते होंगे। तो वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, केंद्र स्थल हो जाएगा, कि हम हाँ, यहाँ से अपना अनाज बेचते हैं, या फिर अपना जो भी सामान की जो कमी हमको लगती है, वो अपना हम यहाँ से पूरी करके ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का केंद्र स्थल हो जाएगा। और इस केंद्र स्थल के चारों ओर अन्य छोटे छोटे भी गांव, जिले, जो कुछ जिले तो नहीं, आपके छोटे छोटे गांव बसे होते हैं। ठीक है,
और जो केंद्रक यानी कि फोकस के रूप में ये कार्य करता है। केंद्र स्थल अपने सहायक क्षेत्र के कार्यात्मक रूप से संबंधित होते हैं। केंद्र स्थल को सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको ये क्या कर रहा है, इसको सेवाएं प्रदान कर रहा है, इन सभी क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक सेवा केंद्र हो जाएगा। केंद्र स्थल की जो शब्दावली है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था मार्क जेफरसन के द्वारा 1931 में। 1933 आया, उसमें भूगोलवेत्ता, दूसरा नाम याद रखिएगा, वाल्टर क्रिस्टोलर, इन्होंने केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ शब्द दिया था मार्क जेफरसन ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो वाल्टर क्रिस्टोलर थे, इन्होंने पूरा का पूरा सिद्धांत आप लोगों को दे दिया कि हाँ क्या होता है केंद्र स्थल, कैसे इसका यूज होता है। और जो केंद्र स्थल है, इसके विकास में केंद्र स्थल 1933 में किया था। अगस्त लॉस 1954 में, फिल्बर्क बेरी एवं गैरिसन इन्होंने 1958 में। इन विद्वानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप लोग तीनों चारों जो विद्वान हैं केंद्र स्थल से संबंधित, सभी का नाम आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर सन्नगर कोनाबेसन बृहन्नगर की संकल्पना, इसको देख लीजिए। सन्नगर का अभिप्राय है सतत नगरीकृत क्षेत्र से। वही आप लोग का घुमा फिरा के उसी एक क्षेत्र को ये लोग समझाना चाह रहे हैं, बस इन्होंने क्या किया, नाम को अलग अलग दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नगरीकृत क्षेत्र है जिसका प्रादुर्भाव विभिन्न पृथक रूप से विकसित नगरीय इकाइयों के विस्तार और उनके परस्पर मिल जाने के फलस्वरूप होता है। यानी कि यहाँ पे भी आप लोगों को सभी सुविधाएं देखने को मिल रही है जो कि और पास के क्षेत्र में नहीं है, इसमें है। सन्नगर अंग्रेजी के कोनाबेशन शब्दावली से बना हुआ है। कॉन्टिन्यू प्लस अवनाइजेशन, संक्षिप्त अक्षर में यहाँ पे देखा जाए तो कोनाबेशन, इसके सहयोग से बना हुआ है। सबसे पहले 1915 में ब्रिटिश नगरीय भूगोलवेत्ता थे पैट्रिक गैडिस। ठीक है, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, पैट्रिक गैडिस थे। इन्होंने दक्षिणी लक्काशायर के कई नगरों को परस्पर मिल जाने से निर्मित एक सतत नगरीय क्षेत्र को, जिसको कोनाबेशन नाम दिया। ठीक है, यानी कि कई सारे जो नगर थे, छोटे छोटे नगर थे लंकाशायर के, वो सब मिल गए, एक बड़ा नगर बन गया। तो इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, कोनाबेशन या फिर सन्नगर दे दिया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सतत नगरीकरण, यानी कि इसका नगरीकरण होता ही जाएगा, आगे चलकर ये घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों को, हाँ, ये जो विजुअल इमेज के तत्व दिए गए हैं, लक्षणों की पहचान दी गई, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ विजुअल इमेज, फीचर आइडेंटिफिकेशन, आभा, टोन, आकार, साइज, आकृति, शेप, प्रतिरूप, पैटर्न। भूमि उपयोग के जोनों को अलग करना, यानी कि द डिस्टिंग्विश जोन ऑफ लैंड यूज, भू आवरण और भूमि उपयोग, लैंड कप्स एंड लैंड यूज, वतोहन, औचार्ड, बिसरपट्टी, मेअंडर बेल्ट्स। तो चलिए इनको आप लोग मिलाइए, क्या होता है, कैसे आप लोग मिलाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आभा यानी कि टोन की जो बात करेंगे, टोन आप लोगों को कहाँ करेगा, भू आवरण आप लोग भूमि उपयोग में देखोगे। ठीक है, एक आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ही होना चाहिए। साइज आप लोग किसका देखते हो, जो भूमि उपयोग के जोन है उनको अलग अलग करोगे, बराबर बराबर साइजों में काटोगे, तो ये आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का देखिए शेप जो होता है, आप लोग आकृति देखते हैं बिसर पट्टी की। प्रतिरूप पैटर्न होता है और चार्ट का, फतोदान का। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, यानी कि दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो रहा है। चलिए आगे इसको दिया होगा, ये है, देखिए आभा टोन आपका जो होगा भू आवरण और भूमि उपयोग हो जाएगा। आकार, भूमि उपयोग के जोनों को अलग अलग तरीके से बांटना। आकृति, बिसर पट्टी के देखेंगे आप लोग। प्रतिरूप या फिर पैटर्न, ये आपको फलोद्यान को देखा जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। बर्गेस का संकेंद्रीय वलय मॉडल, कॉन्सेप्टिव जोन मॉडल बाई बर्गेस। हैगस्टीन का इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल बाई हैगस्टीन। जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, यानी कि मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल बाई जेलेंस्की। बेबर का लोकेशन मॉडल बाई बेबर। कौन सा है जो कि मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है, आंसर कीजिए फटाफट से। आप लोग आंसर नहीं करते यार, ऐसा थोड़ी होता है। हम्म, आंसर करोगे तो आपको आंसर कंफर्म नहीं होगा क्या। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है, कौन सा हो जाएगा, बर्गेस का संकेंद्रीय मॉडल है जो कि किस पर आधारित हो जाएगा, ह्यूमन इकोलॉजी पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का
करेक्ट हो जाएगा। क्या है, कैसे है, इसको नीचे देख लीजिए। बर्गेस का संकेंद्रीय वलय मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अंदर पर अध्ययन पर आधारित है। पढ़िए इसको, 1 मिनट पानी पीने दो। चलिए, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हुआ था 1927 में। किसने किया था? अमेरिकी समाजशास्त्री थे बर्गेस, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। डेट याद रखिएगा 1927। ठीक है, इनसे पूछा जाता है सीक्वेंस में, अब इनको लगाने को दिया जाता है तो आप लोग सभी की डेट याद रखिएगा। यह सिद्धांत उसने अपने लेखों द ग्रोथ ऑफ सिटी 1925, अर्बन एरिया 1929, ठीक है, इनके दो लेख थे, दोनों को याद रखिएगा। द ग्रोथ ऑफ सिटी और दूसरा अर्बन एरियाज, कब लिखे थे? 1925 1929। इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया था। उनका सिद्धांत अमेरिका के नगरों, विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर आधारित था। किस पर था ये? शिकागो के अध्ययन पर ये आधारित था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि किसी नगर का विस्तार जो होता है केंद्र से बाहर की ओर में होता है, असीम रूप से, यानी कि रेडियल फॉर्म में होता है, यानी कि ये आपका केंद्र है। जो भी नगर बसेगा वो उसके चारों ओर फैलता जाएगा। ठीक है, पहले जो बसावट होगी यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी। इस तरीके से आप लोगों का क्या होगा? विस्तार होगा। किसका? नगर का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, जिससे संकेंद्रीय वलयों की एक श्रृंखला बन जाएगी, यानी कि जिस तरीके से आप लोगों की वलय श्रृंखला बनेगी, ये बन गई, बना दी आप लोगों ने। उसके संकेंद्रीय पेटों की जो पेटियां हैं उनकी श्रृंखलाएं एक आदर्शवादी विचारधारा होती है, लेकिन किसी भी नगर में यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो योजना आप लोगों की एक जगह लागू हो रही है वो सब जगह हो जाएगी। हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह का क्षेत्र अलग है, हर जगह की मिट्टी अलग है, तो उसी तरीके से वहां पे योजनाएं बनती हैं, उसी तरीके से वहां पे बसाव होता है। जैसे धरातलीय रुकावटें आप लोगों को देख सकते हैं, कहीं पे नदियां बह रही है तो वहां पे तो ये वाली बसावट आप लोगों को देखने को मिलेगी नहीं। झीलें हैं, जलाशय हैं, पहाड़ी हैं, हिमनद, खाइयां, इन क्षेत्रों में क्या है, जो ढांचा है वो हमेशा बिगड़ेगा ही। ठीक है, पहाड़ी वगैरह जो होती हैं, इन यहाँ पे आप लोग रह तो नहीं पाओगे, तो इनके कहीं थोड़ा सा दूर जा करके रहोगे तो आपका जो वलय है वो बिगड़ेगा। यही बात ये लोग बता रहे हैं। आगे देखिए, ये जो मॉडल है मानव पारिस्थितिकी या फिर मानवीय आवास के पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है। 5 पेटियों का इसमें विस्तार बताया गया है। पहला यहाँ पे आंतरिक केंद्रीय पेटी क्षेत्र है, यानी कि आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आप लोगों को सभी औद्योगिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। दूसरा आप लोगों की संक्रमण पेटी है, यहाँ पे जो लेबर वर्ग लोग हैं यहाँ पे ये निवास करते हैं। क्यों? यहाँ पे ये औद्योगिक कार्य करते हैं, पास में ही होता है, यहाँ पर रहने चले जाते हैं। श्रमिक लोगों के रिहायशी मकान होते हैं, यहाँ पे भी जो श्रमिक लोग होते हैं, कार्य करने वाले लोग होते हैं, इनके मकान होते हैं। श्रेष्ठतर रिहायशी मकानों के क्षेत्र या फिर मध्यम वर्ग के लोगों के मकान होते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा जो औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल इलाके में तो रहना पसंद नहीं करेंगे। जो रिहायशी लोग होते हैं, अच्छे खासे, जो मतलब जिनका मालिक लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शांतिपूर्वक। अब जो नगर को अभिगमन करने वाले क्षेत्र, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ घूमने आ रहे हैं, जैसे होटल वगैरह में रुक गए, 2 रात रुकना हुआ, 3 दिन रुकना हुआ, वो लोग होते हैं जो आपकी ये 5वीं पेटी में रहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने एक वलय मेखला बताई थी, इसको आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा कौन लोग कैसे निवास करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अच्छा, और भी है यहाँ पे, हैगस्टेड है, इन्होंने दिया था इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल। ठीक है, पूरा नाम था, ये स्वीडन के थे हैगस्टेड। इन्होंने 1952 में बांस के विचारों से मिलता जुलता एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको नवाचारों के स्थानिक प्रश्न का सिद्धांत नाम दिया गया था। इस विचारधारा की प्रमुखता ये है कि नए नए केंद्रों, नवाचारों, विभिन्न दशाओं का प्रसार परिवहन के मार्गों के सहारे होता है। यानी कि इन्होंने जो बोला था कि जो केंद्र बनता है, जो प्रसार होता है, उसमें जो इन्होंने किसको रखा था? परिवहन के मार्गों के सहारे रखा था, जहां पे आप लोगों को क्या हो? परिवहन सुविधा हो। ठीक है, इसके सहारे बड़े बड़े केंद्रीय स्थानों से प्रारंभ होता है। निम्न स्तर के विभिन्न वर्गों को केंद्रीय स्थान निश्चित अंतराल पर स्थापित हो जाते हैं। स्पष्ट होता है कि जो बड़े स्तर के केंद्रीय स्थान होते हैं अपने सभी छोटे जो निम्न स्तर होते हैं उन केंद्रीय स्थानों को जन्म देते हैं। यानी कि जो आपका जो बड़ा केंद्र होता है वो जन्म देता है अन्य छोटे छोटे केंद्रों को। ठीक है, वो यहाँ पे इनको बसने की पूरी पूरी प्रक्रिया देता है, पूरी पूरी उनको रियायत देता है, हेल्प करता है उनको बसाने में। ठीक है, और साथ में उन्हें व्यापारिक व अन्य गतिविधियों का विकास करने में प्रमुख भूमिका भी निभाते हैं। कौन से वाले? जो बड़े बड़े केंद्र होते हैं।
तीसरा यहाँ पे गतिशीलता संक्रमण मॉडल है। इसको देखिए, ये दिया था बिल्बर जेलेंस्की के द्वारा 1971 में। इनका एक पेपर है जिसका शीर्षक था भविष्योन्मुख गतिशीलता संक्रमण की परिकल्पना। ठीक है, ये इनका क्या था, एक शीर्षक था। इस मॉडल का जो विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी, ये किसने की थी, यहाँ पे आप लोग जेलेंस्की ने। ठीक है, वेबर का लोकेशनल मॉडल देखा जाए तो 1909 में जर्मन भाषा में आयोजित किया गया था। औद्योगिक स्थानीकरण का प्रथम क्रमबद्ध विवेकपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। 1929 में इसको अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों का पीएचडी एंट्रेंस जो एमपी एमपी में हुआ था अभी 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका वेबर का लोकेशनल मॉडल है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन से सन में हुआ था। तो वो कब हुआ था, 1929 में। ठीक है, ये मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने जो मेरे साथ का जो था वो पेपर देके आया था, मैंने उसमें देखा था। उसने बताया था, मतलब देखा तो नहीं था क्योंकि वो सीबीटी बेस्ड था। मान्यता देखिए, जिस प्रदेश में कारखाना स्थापित करना होता है वह स्वतंत्र या फिर समक्षेत्र हो, वहां एक प्रशासन भी हो, समतल धरातल होना चाहिए, समान जलवायु होना चाहिए, प्राविधिकी ये सभी यहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो मान्यता थी, जिस वस्तु का उत्पादन करना है उसे एक इकाई के रूप में देखना चाहिए, अर्थात एक समय में एक ही वस्तु को देखना चाहिए। ये इसने कुछ मान्यताएं रखी थी। आगे भी देखिए यहाँ पे दी गई है। कारखाने के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग क्या करें, कारखाने को स्थापित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जानकारी कुछ है नहीं, खेती के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अपन लोग करने चल रहे हैं खेती। ठीक है, उत्पादित वस्तु के विक्रय के लिए बाजार की स्थिति और स्वभाव के संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप लोग वस्तु है जिसका आप लोग विक्रय कर रहे हैं, क्रय विक्रय बाजार की स्थिति में आप लोग बेचने जा रहे हैं, उसको उसका पूरा स्वभाव आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मक्का निकालना है, गर्मी के मौसम में आप लोग बो रहे हैं उसको, वो ही गर्मी बनाई है तो आपको निकलेगा कहाँ से। तो ये सब आप लोगों को क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। कारखानों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, तभी आप लोगों का कारखाना जो है वो चल पाएगा। परिवहन सुविधा उपलब्ध है तथा भाड़े में वजन दूरी के अनुसार बढ़ेगा या फिर कम होगा। देखिए, मैं कृषि का उदाहरण आप लोग को क्यों देती हूँ, क्योंकि मुझे कृषि बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ। मेरा मतलब पॉली हाउस है, भैया का है, लेकिन मैं उसमें जाती रहती हूँ, ज्यादातर घूमने जाती हूँ, उसमें देख करके भी आती हूँ कि कौन सा अभी जो खाद बीज जो भी दिया गया है, किस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, कौन से मौसम में लगता है। क्योंकि मुझे खेती करना बहुत ज्यादा पसंद है और हो सकेगा तो मैं आगे इसको अपना खुद का भी बनाऊंगी। तो इसलिए मैं ज्यादातर जो उदाहरण देती हूँ वो आप लोगों को खेती के ही, कृषि के ही देती हूँ। मेरे दिमाग में कृषि के ही आते हैं। आगे बढ़िए। कारखानों की स्थिति तीन शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। पहला सापेक्ष परिवहन, दूसरा यहाँ पे मजदूरी लागत कितनी होनी चाहिए, तीसरा यहाँ पे आप लोगों का समूहीकरण। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा, तब भी आप लोग एक कारखाने में सक्षम कारखाने खुलने लायक बन पाएंगे, वरना आपका जो कारखाना खुलेगा वो फेल हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक का प्रतिपादन डब्ल्यू अर्नोल्ड के द्वारा किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डब्ल्यू अर्नोल्ड। फर्स्ट यहाँ पे अधिवास फैलाव के अध्ययन में पादप पारिस्थितिकी के स्थानीय प्रक्रम, स्पाशियल प्रोसेस ऑफ प्लांट इकोलॉजी इन सेटलमेंट, डिस्पर्सन स्टडी। दूसरा यहाँ पे अधिवास के क्रमिक विकास में मॉन्टे किर्लो विधि, मॉन्टे किर्लो टेक्निक टू द इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट। तीसरा यहाँ पे अधिवास तंत्र पर यूटोपियन सामाजिक और राजनीतिक धारा के प्रभाव, यूटोपियन सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकिंग अफेक्ट ऑन सेटलमेंट नेटवर्क। आदिवास अध्ययन में स्थान नाम विश्लेषण, प्लेस नेम एनालिसिस इन सेटलमेंट स्टडी। तो किस एक का प्रतिपादन किया गया था, डब्ल्यू अर्नोल्ड के द्वारा। पढ़ा हुआ आप लोगों ने तो आंसर कीजिए यार, आंसर तो कर दिया कीजिए ना आप लोग, मैं तो बाद में देख लेती हूँ किस किसने आंसर किया है। हम्म, चलिए तो देखिए, जो डब्ल्यू अर्नोल्ड है, इन्होंने जो प्रतिपादन किया था वो किया था आदिवास अध्ययन में स्थान नाम विश्लेषण, प्लेस नेम एनालिसिस इन सेटलमेंट स्टडी। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है, इसको आप लोग आंसर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अधिवास भूगोल या फिर जो आपको बस्ती भूगोल है। मानव भूगोल की एक शाखा है जो कि मानव के द्वारा बसाए गए पृथ्वी की सतह के हिस्से की जांच करती है। मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र के वैंकूवर घोषणा पत्र के अनुसार 1976 में मानव बस्तियों का अर्थ है मानव समुदाय की समग्रता, जहां सभी सामाजिक, भौतिक, संगठनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्व हो जो इसे बनाए रखता है। ठीक है, अधिवास अध्ययन में स्थानिक और नाम विश्लेषण के यहाँ पे दिया गया कि क्या होता है आप लोगों का अधिवास और क्या होता है इसमें स्थान। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट यहाँ पे औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के संदर्भ में लाभप्रदता के स्थानिक उपांत विचार अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाशियल मार्जिन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अगस्ट लॉस के द्वारा, प्रेड के द्वारा, डीएम स्मिथ के द्वारा, वॉल्टर इजार्ड के द्वारा। किसके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, फटाफट से बताइए। देखिए यहाँ पे जो आपका स्थानिक उपांत विचार या फिर अवधारणा है, इसका जो प्रतिपादन है वो किया गया था डीएम स्मिथ के द्वारा। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के संदर्भ में जो आपकी विचारधारा थी डीएम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। 1971 में डीएम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल लोकेशन, औद्योगिक अवस्थिति। इसमें बेबर ने न्यूनतम लागत, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, क्या था, न्यूनतम लागत में इस सिद्धांत में संशोधन करते हुए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया या फिर इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था। किस सिद्धांत में उन्होंने संशोधन किया था? न्यूनतम लागत सिद्धांत में संशोधन किया था। ये किसका था? बेबर का था। संशोधन किसने किया था? डीएम स्मिथ ने किया था। फिर कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया था? औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिया था। ठीक है, स्मिथ ने वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का निर्धारण करते समय आर्थिक सीमाओं को स्पष्ट करने में बल दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय स्थानिक लागत वक्र, ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? स्थानिक लागत वक्र, स्पाशियल कॉस्ट कब दिया? क्षेत्रीय आय वक्र दिया था इन्होंने। रीजनल इनकम कब दिया था? इसकी सहायता ली। इनका सिद्धांत जो था मुख्य रूप से बेबर के सम परिवहन लागत रेखा पर आधारित है। जो अल्फ्रेड बेबर है, इन्होंने एक दिया था आइसोडापिन, जो समान परिवहन लागत रेखा जो होती है उस पर इनका सिद्धांत आधारित है। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया और परिवहन लागत के स्थान पर उन्होंने क्या दिया था? कुल लागत को लिया था। ठीक है, ये आप लोग सभी पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने क्या लिया था? परिवहन लागत के स्थान पर डीएम स्मिथ ने कुल लागत को लिया था। आगे देखिए, स्थानिक लागत वक्र। ये क्या होता है? उत्पादन के साधनों को एकत्रित करने एवं उत्पादन प्रक्रिया के व्यय को दिखाता है, यानी कि कितना आप लोगों का टोटल खर्च हुआ है, जो कि एक दिए गए निश्चित बिंदु से दूरी के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि एक तो दूरी आप लोगों की 50 किलोमीटर है, दूसरी आप लोगों की 100 किलोमीटर है, तो इसमें क्या होगा? खर्चे में जो आपका वक्र बन रहा है उसमें अंतर देखने को मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे खर्चा ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। कुल लागत तथा कुल आय के मध्य होने वाली अंतःक्रिया से ही औद्योगिक अवस्थिति का निर्धारण होता है। टोटल लागत और जो टोटल आय, कितनी इसमें अब लागत लगी, कितनी अपन लोगों को इनकम मिली, यही क्या होता है? आप लोगों को औद्योगिक अवस्थिति का इसमें निर्धारण किया जाता है। यानी कि कम से कम लागत लगनी चाहिए जहां पे अपन लोग एक इंडस्ट्री स्थापित करें। स्मिथ ने अपने सिद्धांत में उस स्थान को उपयुक्त बताया जहां पर कुल लागत की अपेक्षा क्या हो? कुल आय अधिक हो। यानी कि कहाँ पे अपन लोग इंडस्ट्री स्थापित करें। उन्होंने कुल लागत कितनी लग रही है इसको नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि अपन लोग को उससे इनकम कितनी हो रही है, इस चीज को उन्होंने मेन रखा था। अर्थात उद्योग उस बिंदु पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर राजस्व यानी कि लाभ प्राप्त हो। स्मिथ ने उद्योग की अवस्थिति के निर्धारण के लिए स्थानिक सीमाओं का सहारा लिया था। इसके सिद्धांत को स्थानिक सीमा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ स्पाशियल मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे भी देखिए, यहाँ पे परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको भी याद रख लीजिए। अल्फ्रेड वेबर है, इन्होंने अपना स्थान जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है न्यूनतम लागत पर आधारित था। 1909 में अपनी पुस्तक लिखी थी थ्योरी ऑफ लोकेशनल ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी पूछी गई है। जर्मन अर्थशास्त्री थे ऑगस्ट लॉस, 1940 में जर्मन भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ द लोकेशन। 1954 में इसका अनुवाद किया इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें लॉस ने केंद्र स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसको भी याद रखिएगा। लॉस के केंद्र स्थल सिद्धांत जो पदानुक्रम विशिष्टीकृत है, जैसे कि इन्होंने के जो था मूल्य क्रिस्टोलर की तरह स्थिर न रह करके इन्होंने परिवर्तनशील माना था। जो क्रिस्टोलर थे उन्होंने के को स्थिर माना था और जो लॉस है इन्होंने के को अस्थिर माना था। ठीक है, जो के की दशा इन्होंने के बराबर 7, के बराबर 13, के बराबर 19 रखी। अधिवासों की संख्या व मात्रा दूरी के विचार से सामान्य इन्होंने मानी थी। आपूर्ति और मांग में स्थानिक अंतर होता है। ईएम हुबर का सिद्धांत,
वेबर के प्रयासों में शामिल होने वाले ईएम हूवर है, यानी कि जो वेबर है, इन्होंने जो प्रयास किया था उसमें जो साथ दिया था वो दिया था ईएम हूवर ने, जिन्होंने स्थानीय विश्लेषण पर आपूर्ति और मांग के प्रभावों पर काफी ध्यान दिया था। आगे देखिए, नीचे तो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा यहाँ पे रीजन है, इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत में किस्टोलर ने षटभुजीय संपूरक क्षेत्र निर्मित किए थे। किस्टोलर डेवलप नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इन सेंटर प्लेस थ्योरी, अर्थ शासन में बोला गया है। दूसरा यहाँ पे बोला गया गोलाकार संपूरक क्षेत्रों में अंतराल और अतिव्यापन था। द सर्कुलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज वर हैविंग गैप्स एंड ओवरलैप्स। ठीक है, अभी बताएंगे इसका। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ए और आर दोनों सही है, साथ में इनकी व्याख्या सही है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। ए और आर, ए सॉरी, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए, जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत था क्रिस्टोलर ने दिया था, ये आप लोगों को पता है। इन्होंने कैसा दिया था, षटभुजीय क्षेत्र दिया था, इस तरीके से इन्होंने हेक्सागोनल दिया था, इस तरीके से। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा क्षेत्र यहाँ पे इसको निर्मित किया। यहाँ पे क्या हो रहा था, कोई भी जो क्षेत्र था ओवरलैप नहीं हो रहा है। देखो, आपको दिख तो नहीं रहा है कुछ भी ओवरलैप, ये क्या है, सभी इसमें कवर हो जाएगा, इसमें ये कवर हो जाएगा। और इसमें क्यों उन्होंने ये दिया था, षटभुजीय क्यों रखा था, हेक्सागोनल उन्होंने क्यों रखा था, गोलाकार क्यों नहीं रखा था। गोलाकार इसलिए रखा था क्योंकि जो, या तो अपन लोग जैसे गोला करते हैं तो ये क्षेत्र बनता है, इस तरीके से अगर करते हैं तो ये वाला क्षेत्र वंचित रह जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें अंतराल रह जाएगा। अगर इसमें सभी को लेते हैं, जैसे इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो रहा है। किसी को सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं तो किसी को बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। इसीलिए उन्होंने जो क्षेत्र रखा था वो कैसा रखा था, षटकोणीय रखा था, हेक्सागोनल रखा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इनका नाम था पूरा वॉल्टर क्रिस्टोलर। 1933 में आदिवासियों के वितरण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका नाम था केंद्र स्थल सिद्धांत। इन्होंने दक्षिण जर्मनी के केंद्र स्थलों का अध्ययन किया था। कहाँ का किया था, ये याद रखिएगा, क्षेत्र पूछे जाते हैं। सामान्यकरण के रूप में अपने केंद्र स्थल सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। क्रिस्टोलर ने उन नियमों की खोज की थी जो कि केंद्र स्थल की संख्या, उनके वितरण, आकार, इन सभी को निर्धारित करते हैं। इस सिद्धांत ने नगरीय केंद्रों के वितरण की व्याख्या हेतु बस सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया, जिसने परवर्ती भूगोलविद का ध्यान आकर्षित किया था। आगे हाँ, और भी है। किसी प्रदेश में जो केंद्र स्थल है या फिर नगर है, उनके वितरण, आकार, संख्या आदि में कुछ निश्चित संबंध मिलते हैं, जिनके आधार पर उस प्रदेश के अधिवासियों की क्रमबद्धता का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टोलर ने इस नियम को क्षेत्रीय आर्थिक भौगोलिक नियम बताया, या फिर इसको अधिवास भूगोल के नियम भी कहा था। इन नियमों में देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी संभव हो सकता है, यानी कि जो आपके नियम थे किस तरीके से एक केंद्र बनता है, ये उन्होंने बताया था। क्रिस्टोलर का जो सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि विस्तृत उत्पादक भूमि नगरीय केंद्र या फिर केंद्र स्थल को आधार प्रदान करती है, यानी कि जो भूमि होती है वही क्या होती है, मेन होती है, वही मेन फैक्टर होता है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो केंद्र बनेगा, कौन सा केंद्र स्थल बनेगा। ठीक है, जहां से विभिन्न आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं केंद्र स्थल को उपलब्ध होती हैं। क्या होता है, यहाँ से मतलब सभी आपूर्ति हो जाती है। केंद्र स्थल भी अपने चतुर्दिक स्थित परिक्षेत्र यानी प्रभाव क्षेत्र के लिए भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कथन ए सही है, क्योंकि जो क्रिस्टोलर थे इन्होंने षटभुजीय रखा था। यहाँ पे इनको बताया गया, देखिए व्रत क्यों नहीं रखा था, क्योंकि जो व्रत है या तो स्पर्शी होंगे या फिर अतिव्यापी ओवरलैप होंगे। क्यों ओवरलैप होंगे, आप लोगों ने देख के लिया था। स्पर्शी व्रतों की दशा में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे किसी व्रत के भीतर नहीं होंगे, और क्या हो जाएगा, असेवित रह जाएगा, यानी कि उनको उस सेवा से वो वंचित रह जाएगा। इसके विपरीत अगर अतिव्यापी होंगे तो कुछ क्षेत्र हैं जो कि दो या फिर दो से अधिक व्रतों को अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे, तो उनको सेवाएं ज्यादा मिल जाएंगी। और इन दोषों या फिर समस्याओं के कारण जो केंद्र स्थल है, इसके सहायक क्षेत्र की आकृति वृत्ताकार नहीं रखी थी। अतः जो इन सैद्धांतिक दोषों से बचने के लिए क्रिस्टोलर ने
षटकोणीय या फिर आपकी षटभुजीय आकृति को लिया था, जो आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा, इनकी व्याख्या भी सही है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। सेशन कैसा लगा है जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन अपन लोग करेंगे, कल किसका करेंगे, एक मिनट देख के बताती हूँ। कल थॉट का करें या फिर आप लोग बताइए। जो आपका यूनिट 6 है जिसमें आर्थिक गतिविधि, और जो क्षेत्रीय विकास है इसमें आप लोग सांस्कृतिक भूगोल, और भी आप लोगों का औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल, व्यापार भूगोल, इन सभी को शामिल किया जाता है। इनके क्वेश्चन करोगे या फिर आप लोग भौगोलिक चिंतन के करोगे, या फिर जो आपका यूनिट 7 है सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक भूगोल, उसके क्वेश्चन करोगे। वैसे तो यहाँ पे यूनिट वाइज चल रहा है, तो आप लोग यूनिट वाइज ही चलिए। अपन लोग कल जो क्वेश्चन करेंगे औद्योगिक, कृषि भूगोल और परिवहन भूगोल, इन तीनों के क्वेश्चन करने वाले हैं। रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप लोगों के सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये सेटलमेंट को किया है और पॉपुलेशन को किया है, सभी आप लोगों का जो पूरी यूनिट है, पूरी यूनिट में से आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देने को मिले हैं। जितने भी आप लोगों ने थ्योरी आपने पढ़े होंगे सेटलमेंट में, वहां से सभी थ्योरी से क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट यूनिट होगा, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वो आप लोग कर देंगे, ठीक है।